अब हम कूलाम के नियम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसके स्थिति सदिश के रूप में, इसके पोजीशन वेक्टर के रूप में पढ़ेंगे। इसके लिए माना कि दो बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2 और इनकी स्थिति सदिश हैं R1 और R2। Q1 आवेश का स्थिति सदिश है R1 और Q2 आवेश का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है R2। ठीक है, अब दोनों आवेश क्या ले रहे हैं, हम एक ही प्रकृति के ले रहे हैं। इट मीन्स Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा और Q2 क्या करेगा, Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, इसको लिखेंगे हम F12, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। इसका परिमाण हो जाएगा 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, R21 का स्क्वायर। अब सदिश के लिए इसका परिमाण और इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दूसरा आवेश पहले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि हम किधर जा रहे हैं, 2 से 1 की ओर। तो इसका जो स्थिति सदिश आ जाएगा R21 केप। स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश की परिभाषा देखें तो ये किसको व्यक्त करता है, डायरेक्शन को, दिशा को व्यक्त करता है। इसका जो परिमाण होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार यदि किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए, यदि किसी सदिश में उसके परिमाण का क्या दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R21 सदिश अपॉन R21, यानी कि सदिश का मोड लेते हैं तो वो केवल क्या रहता है, परिमाण ही रहता है। इसको अगर हम वज्र गुणा करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R21 सदिश इक्वल्स टू R21 इंटू R21 केप। वही बात आ गई, किसी सदिश क्या होता है, उसके परिमाण का और उसके डायरेक्शन का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण इस एक को ऐसे लिखते हैं F12 सदिश इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 R21 से गुणा कर दिया, R21 का क्या दे दिया, भाग दे दिया, R21 केप। तो ये समीकरण कैसे बन गई, F12 इक्वल्स टू 1/4πε0, यहाँ पर आ गया Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और यहाँ पर आ गया R21 इंटू R21 केप। ये क्यूब हो गया और ये हमने क्या कर दिया, ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई परिमाण और उसका दिशा, तो वो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू ये हो जाएगा R21 सदिश, ये हो जाएगा R21 सदिश। अब एक त्रिभुज का नियम होता है, त्रिभुज का नियम क्या होता है, सदिशों के लिए त्रिभुज का नियम होता है कि मान लीजिए एक सदिश है P, दूसरा सदिश है Q और ये त्रिभुज है और इसका ये सदिश क्या है, R है। तो इस त्रिभुज के नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा व्यक्त किया जाए, तो जो तीसरी भुजा होगी वो इसके विपरीत क्रम में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के परिणामी सदिश को परिमाण तथा दिशा के रूप में व्यक्त करेगी। ये इसका परिमाण हो गया और ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। लेकिन क्या होगा, विपरीत दिशा में, यानी कि R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा। यहाँ पर R इक्वल्स टू P प्लस Q हो जाएगा। तो यहां से अगर हम यही रूल इन आवेशों के लिए लगाना चाहें तो अपने एक आवेश यहां पर लिया था, ये तो हो गया मूल बिंदु हो गया, ये क्या था, Q1 था, फिर एक आवेश यहाँ पर था, Q2 था। ठीक है, और अभी हमने डायरेक्शन ली है, R21 की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, क्योंकि हम बल क्या ले रहे हैं, F12 ये ले रहे हैं। ठीक है, ये है R1 सदिश और ये क्या हो गया, R2 सदिश हो गया, R21 केप हो गया। तो यहां पर त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक ही सीध में, और तीसरी भुजाएं क्या होनी चाहिए, विपरीत क्रम में। तो देखिए हम अगर इधर से चले तो ये तीसरी भुजा क्या आ रही है, विपरीत क्रम में। एक भुजा ये, एक भुजा ये एक ही दिशा में हो गई, ये इनकी क्या हो गई, विपरीत दिशा में। हम जा रहे थे तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन जा रहे ये जा रही है इधर, इसलिए ये क्या हो गई, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। R2 सदिश
क्योंकि यहाँ पर सदिश ले रहे हैं और यहाँ पर केवल क्या इसकी डायरेक्शन, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, इसका परिमाण भी लेना पड़ेगा और इसकी दिशा भी लेनी पड़ेगी। तो परिमाण तो इसका कितना हो गया R21 और इसकी दिशा हो गई R21 केप, बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग बराबर हो जाएगा R1 सदिश के बराबर। R2 प्लस ये क्या हो गया, परिमाण और दिशा क्या बन गया, सदिश। R21 सदिश बराबर कितना आ गया, R1 सदिश। यहां से R21 सदिश बराबर कितना आ गया, R1 माइनस R2। वैसे भी इसकी परिभाषा क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, हम Q2 से Q1 की ओर आ रहे हैं तो फाइनल पोजीशन ये हो गई, तो फाइनल पोजीशन R1 माइनस क्या हो गई, R2। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये जो मान है ना R21 का मान, ये हम कहां पर रखेंगे, ये हम मान रखेंगे यहां पर इस समीकरण में जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये समीकरण, ठीक है। ये मान लो जो समीकरण कौन सी है, 2। तो ये जो समीकरण है इसमें रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R21 क्यूब। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, R21 सदिश का परिमाण और क्या आ गया क्यूब इंटू R21 सदिश बराबर, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का मान, यहां से क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 इसका मोड, और यहां पर क्या आ जाएगा R21 सदिश, इसका मान लिख देंगे R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये भी क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, किसके रूप में, पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो 3 समीकरण ज्ञात किए ना, तीनों की तीनों समीकरण क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर के रूप में। इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल वो जाएगा F21, इसका परिमाण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। चूंकि ये बल लग रहा है इधर, यानी कि हम जा रहे हैं 1 से 2 की ओर, तो कितना आ जाएगा R12 का केप, इसका एकांक सदिश। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12, और यहाँ पर क्या आ गया R12 से ऊपर नीचे इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया R12 का केप। फिर वही बात F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर आ गया R12 क्यूब, और ये परिमाण और दिशा ये क्या बन गया सदिश, यहाँ पर आ गया R12 सदिश। ठीक है, फिर वही हम क्या लगाएंगे इसमें, त्रिभुज का नियम। एक आवेश है, देखो यहाँ पर एक आवेश है ये Q1, इसका सदिश है, स्थिति सदिश है R1। दूसरा आवेश है Q2, इसका स्थिति सदिश है R2, और इस बार क्या ले रहे हैं हम R12। तो R12 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले वाले की तुलना में विपरीत दिशा में, यानी कि इस बार R12 क्या इधर Q1 से Q2 की ओर, ये क्या हो गया R12। ठीक है, सदिश। तो यहाँ त्रिभुज का नियम, दो क्रमागत भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में, यानी कि दो क्रमागत भुजाएं कौन सी होगी R1 प्लस R12, यानी कि R1 प्लस R12 का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा R2 के, ये क्या आ गया इसके विपरीत में। यहां से R12 बराबर कितना आ गया R2 माइनस R1, यानी कि R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर R12 क्यूब, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं R12 है ना सदिश, इसका मोड, और ये क्या आ गया क्यूब R12 सदिश बराबर, इसको कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह लिख दिया R2 माइनस R1। ठीक है, और इसका मोड, और ये क्या आ गया क्यूब, R12 की जगह क्या लिख दिया R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये समीकरण भी क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कब, जब Q2 पर क्या होता है Q1 के कारण बल लगता है, और यहाँ पर यह समीकरण भी क्या है, इसका सदिश निरूपण है।
और हमने फर्स्ट इक्वेशन जो ज्ञात की थी वो भी क्या है, इसका सदिश निरूपण ही है। ठीक है, तो अगर मेनली हम इसको दो इक्वेशन को देखें, कौन कौन सी, एक तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल वो लिखा था हमने F12 बराबर क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू यहाँ आया था R21 केप। और अभी हमने F21 का मान ज्ञात किया है, तो F21 बराबर आया है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा R12 का स्क्वायर इंटू R12 केप। ठीक है, अब देखो R21 और R12 ये तो दोनों क्या है बराबर, क्योंकि ये केवल क्या है परिमाण है, और परिमाण यानी कि ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको ये दूरी, ये क्या है सेम है, इसलिए ये तो क्या हो गए बराबर। R21 और R12 की डायरेक्शन क्या है इधर है, और R21 की डायरेक्शन क्या है इधर है, यानी कि एक दूसरे के क्या है विपरीत है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं R12 केप बराबर माइनस R21 केप, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, विपरीत डायरेक्शन है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इस समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे F21 बराबर, ठीक है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R12 किसका हम क्या लिख सकते हैं R21 का स्क्वायर, तो R21 का स्क्वायर R12 केप किसका क्या लिख सकते हैं माइनस R21, तो यहाँ पर चिन्ह लगा दिया माइनस R21 केप। ये क्या है, ये है F21, ये है सॉरी F12, तो यहाँ आ जाएगा F21 इक्वल्स टू माइनस F12, यानी कि ये जो दोनों बल होंगे वो क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत लगेंगे, परिमाण इनका क्या होगा समान होगा लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। इस प्रकार ये जो कूलाम का जो नियम है ये है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का भी क्या करता है पालन करता है। क्यों, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है परंतु एक दूसरे के क्या है विपरीत दिशा में, इसलिए ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। धन्यवाद।